वेलकम टू अद्वैत ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम क्लास 12th के चैप्टर 9 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 9 ग्लोबलाइजेशन करने जा रहे हैं। हम इसमें पढ़ेंगे कि ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे इसका कि क्या क्या इम्पैक्ट है और किस तरह से ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट किया है पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, कल्चरली। उसके बाद हम ये भी इसमें देखेंगे कि व्हाट इज़ फेयर ग्लोबलाइजेशन, क्या होता है, और वाई पीपल आर अपोजिंग ग्लोबलाइजेशन एंड वाई पीपल सपोर्ट ग्लोबलाइजेशन। सो सपोर्ट भी हम देखेंगे इसमें कैसे, क्यों इसको सपोर्ट किया जाता है, एंड वाई इट इज़ अपोज्ड, वाई इट इज़ अपोज्ड। सो ये सारे टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। और हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहला क्वेश्चन, और हम इसको क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे आपको ग्लोबलाइजेशन होता है क्या है, क्या इसका इम्पैक्ट है। ठीक है, सबसे पहले तो लेट अस सी व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। सो ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वंस ओन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी कि अपने इकोनॉमी को, इकोनॉमी मतलब होता है कि कंट्री, अगर हम पॉलिटिकल टर्म में देखें तो कंट्री होता है, बाउंड्री ऑफ इंडिया होता है उसको, और जो भी उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है उसको दूसरे कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटी से जोड़ देना, दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। देखो एक चीज़ हमें समझना है यहाँ पे, ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है ना कि जैसे कि मान लो इंडिया है और इंडिया के बहुत सारे कंट्री के बीच में ट्रेड हो रहा है, बहुत सारे स्टेट के बीच में ट्रेड हो रहा है। जो दिल्ली में बन रहा है वो कलकत्ता में बेचा जा रहा है, इवन चेन्नई में बेचा जा रहा है, बेंगलुरु में बेचा जा रहा है, मुंबई में बेचा, कहीं भी बेच सकते हो बिना कोई रोक टोक के। सो क्योंकि इंडिया एक कंट्री है और इसके बीच में गुड्स, कैपिटल, वर्कर्स कैन ईजिली मूव विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। उसी तरह से अगर हम अपने कंट्री का इस तरह का एक्टिविटीज को दूसरे कंट्री की एक्टिविटी से कनेक्ट कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना। क्या जोड़ना? ये इकोनॉमिक एक्टिविटी जो जो बाइंग सेलिंग होता है गुड्स का, इन्वेस्टमेंट हो गया, कैपिटल ट्रांसफ़र हो गया, अगर जो विद इन द कंट्री हो रहा है, जब बाकी कंट्रीज के बीच में होना शुरू हो जाए, सो दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। या हम इसको दूसरी तरह से देखें तो एंटायर ग्लोब बिकम वन यूनिट एज पर एज द ट्रांसफर ऑफ गुड्स, सर्विसेज, पीपल, टेक्नोलॉजी, कैपिटल इज कंसर्न, एंड दिस इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। देखो क्या है कि इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है? जोड़ना। अपने कंट्री के इकोनॉमिक एक्टिविटी को वर्ल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी से जोड़ देना। ठीक है, कैसे जोड़ते हैं? देखो ग्लोबलाइजेशन एज ए फंडामेंटल इज ए कंसेप्ट, फंडामेंटली डील्स विद फ्लो। देखो क्या होता है ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि फ्लो से डील करता है। किस तरह का फ्लो? यहां पे दिया हुआ है फ्लो ऑफ आइडिया। So when idea move from one place to another place, one country to another country, then that is called, it is one aspect of globalization. Capital मतलब मशीनरी हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, ये सारे मूव कर रहे हैं, ये सारे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट किया जा रहा है। कमोडिटी, सामान बिक रहा है एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में, कोई रोक टोक नहीं है। या लोग, पीपल कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस वेयर एवर दे आर गेटिंग बेटर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, या जहाँ पे उन्हें बेटर वेजेज मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है, तो वहाँ जा सकते हैं। so, कोई रोक टोक नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ वंस ओन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। एक तो ये हो गया। हाउ डू वी इंटीग्रेट? वी इंटीग्रेट थ्रू फ्लो ऑफ व्हाट? आइडियाज इज मूविंग एमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। कैपिटल यानी कि मे बी पैसा हो गया, मनी, टेक्नोलॉजी, ये सब मूव कर रहा है। कमोडिटी मतलब सामान, गुड्स, जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बेच सकते हो, और लोग भी मूव कर सकते हैं जहाँ पे उन्हें अच्छा सैलरी मिल रहा है, अच्छा पैसा मिल रहा है, अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, वहाँ पे मूव कर सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, सो होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। हम अब आगे मूव करते हैं
क्योंकि चैप्टर ग्लोबलाइजेशन के ऊपर था तो हमें ये समझना जरूरी था कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है कि व्हाट इज़ वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस। देखो अभी हम क्या बात कर रहे थे, लोग कहीं भी जा सकते हैं, वर्ल्ड इज कनेक्टेड बिकॉज पीपल आर मूविंग एमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, गुड्स कहीं भी जाकर बेचा जा सकता है, तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सो दैट इज कॉल्ड वी आर कनेक्टिंग थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज। कैपिटल कैन मूव among the countries of the world, idea can move, so this is nothing but interconnectedness, this is nothing but interconnectedness। ठीक है, सो ग्लोबलाइजेशन इज अ फ्लो कंसेप्ट में बताया ना, फ्लो ऑफ व्हाट, फ्लो ऑफ आइडिया, कमोडिटी, कैपिटल, लेबर, वर्कर्स, हाँ, सो दीज फ्लो हैज लेड टू वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेड। देखो आज हम ऐसा लगता है कि एक छोटे ग्लोबल विलेज में रहते हैं जहाँ की एवरीबडी इज कनेक्टेड टू ईच अदर, हर आदमी जो चीज़ अमेरिका में बन रहा है दैट इज ऑल्सो सोल्ड इन इंडिया, व्हाट इज प्रोड्यूस इन इंडिया इज सोल्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो एज फार एज द गुड्स सर्विसेज आइडिया एंड कमोडिटी आर कंसर्न, वी लिव इन ए interconnected world, and that is what we are calling here as a wide interconnectedness. So globalization is not only worldwide interconnectedness but also it sustain it. ग्लोबलाइजेशन जो है वर्ल्ड को सस्टेन करता है, वर्ल्ड को प्रोवाइड करता है गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी एंड ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड, सो दैट इज कॉल्ड इंटरकनेक्टेडनेस। नेक्स्ट एमएनसीज का फुल फॉर्म क्या होता है, मल्टीनेशनल कंपनीज को बोलते हैं एमएनसीज, जो बड़े बड़े कंपनी होते हैं जैसे कि आपका पेप्सी हो गया, बाटा हो गया, ये सारे मल्टीनेशनल कंपनीज है जो कि जिनका प्रोडक्शन यूनिट डिफरेंट कंट्रीज में होता है, वो सिर्फ प्रोडक्ट ग्लोबली बनाते ही नहीं है बल्कि इवन दे सेल देयर प्रोडक्ट ग्लोबली, एंड दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एमएनसी। व्हाट इज यूनिक अबाउट कंटेम्प्रेरी ग्लोबलाइजेशन, देखो ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है कि वर्ल्ड कनेक्टेड है, किससे, गुड्स एक जैसे दूसरे जा रहा है, आइडियाज मूव कर रहा है, कमोडिटी मूव्स कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी मूव कर रहा है, तो ये तो पहले भी हुआ करता था, ऐसा थोड़ी ना है कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है या इस सेंचुरी में हो रहा है। इवन जब ब्रिटिश थे उस समय भी इंडिया से रॉ मटेरियल ब्रिटेन जाता था या दूसरे कंट्री में जाता था, गुड्स जो बाहर प्रोड्यूस होते थे वो इंडिया में आके बिकते थे, आइडिया भी मूव करता था, जैसे कि बुद्धिज्म इंडिया से चाइना फैला, चाइना से जापान फैला, अभी बहुत पहले फर्स्ट सेकेंड सेंचुरी बीसी में, सो आइडिया मूव कर रहे थे। ठीक है, सो ऐसा नहीं था कि ये पहले नहीं था, बट इन व्हाट वे टूडेज ग्लोबलाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर कंसेप्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कमोडिटी। देखो क्या है कि बट कंटेम्प्रेरी ग्लोबलाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर सिस्टम ड्यू टू इट्स स्केल एंड स्पीड। देखो पहले आज जो है ना लार्ज स्केल में हो रहा है, लार्ज स्केल में, यानी कि गुड्स जो मूव कर रहे हैं ना बहुत फास्ट, बहुत ज़्यादा। पहले ऐसा बात नहीं था कि ट्रेड नहीं होता था, इंटरनेशनल ट्रेड था पहले भी, बट बहुत स्मॉल स्केल में होता था और टाइम बहुत ज़्यादा लगता था। मान लो कि ब्रिटेन से कोई सामान इंडिया आना है तो इट यूज टू टेक 3 months, 3 महीने लग जाते थे, बट आज क्या है कि विद इन ए डे और 2 और विद इन एट द मैक्स 1 week में इंडिया ब्रिटेन से सामान गुड्स कैन बी ब्रॉट टू इंडिया। सो इन दिस वे वी सी दैट टुडेज ग्लोबलाइजेशन इज डिफरेंट बिकॉज इट इज डन ऑन ए लार्ज स्केल. And second one is that it is transportation has become very fast because of new technology. So that is also another reason, another way our globalization is different from that of the earlier interconnectedness. Next question, let us see. Fourth question, how does globalization affect traditional concept of state sovereignty? सबसे पहले तुम समझने की कोशिश करते हैं स्टेट सोवरेनिटी क्या होता है। देखो आप कोई भी कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ, जैसे इंडिया ने 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ, क्या हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ। इंडिपेंडेंट मतलब कि इंडिया 1947 के बाद किसी भी कंट्री के प्रेशर में नहीं काम करता था, किसी भी कंट्री के दबाव में काम नहीं करता था, फ्री था कोई भी डिसीजन लेने के लिए, अपने लोगों के भलाई के लिए कोई भी डिसीजन ले सकते थे फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, या किस कंट्री के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखना है नहीं रखना है वो इंडिया डिसाइड कर सकता था। अगर कोई कंट्री जो है इस तरह का डिसीजन लेता है तो उस कंट्री को हम सोवरिन बोलते हैं। सोवरिन मतलब फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल, कंपल्सन एंड सुप्रीम विद इन द कंट्री, दैट इज कॉल्ड स्टेट सोवरेनिटी। यानी कि स्टेट कुछ भी कर सकता है अपने लोगों के लिए या बेटरमेंट के लिए। तो हम क्वेश्चन हमारा ये है कि ग्लोबलाइजेशन जो है ना हमारा इस कंसेप्ट को कि स्टेट एक सोवरिन है उसको अफेक्ट कर रहा है। कैसे अफेक्ट करता है, कैसे ग्लोबलाइजेशन आने की वजह से स्टेट जो है जो पहले फ्री था कुछ भी करने के लिए अपने लोगों के लिए अब नहीं कर पाता है, कैसे हम देखते हैं। ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट इन एन इरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी, दैट इज द एबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू डू व्हाट दे डू। देखो पहले था गवर्नमेंट कुछ भी कर सकता था, सो गवर्नमेंट इतना सोवरिन था, इतना पावरफुल था होता है विद इन द कंट्री की इट कैन डू एनीथिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। लेकिन अब ऐसा नहीं है, पहले से स्टेट का पावर कम हो गया है,
पहले से स्टेट का पावर कम हो गया और गवर्नमेंट इज नॉट इन ए पोजिशन टू डू वॉट एवर दे वांट टू डू। हम देखेंगे क्यों ऐसा है, ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से ऐसा हो गया। दूसरा क्या है, ग्लोबलाइजेशन हैज अफेक्टेड द नेचर ऑफ द स्टेट। पहले स्टेट वेलफेयर स्टेट होता था, वेलफेयर स्टेट मतलब लोगों के भलाई के लिए काम करता था, लोगों के बेटरमेंट के लिए काम करता था, गरीबी हटाने के लिए काम करता था, एजुकेशन देता था, और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे एक्टिविटीज़ में इंडल्ज था जो कि जिससे कि लोगों को लोगों का कंडीशन बेटर हो सके। लेकिन अब जो है इट इज़ कन्फाइंड टू कंपल्सरी फंक्शन। कंपल्सरी फंक्शन मतलब मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी हो गया ऑफ सिटीजन, हाँ, और जो वेलफेयर फंक्शन था वो अब धीरे धीरे स्टेट से छिन रहा है। और ये सारे फंक्शन जैसे कि हॉस्पिटल मेंटेन करना, एजुकेशन हो गया, और बाकी बहुत सारे ऐसे चीज़ जो लोग पहले गवर्नमेंट किया करता था अपने लोगों के बेटरमेंट के लिए, वो अब धीरे धीरे कम होने लगा है। और इस तरह से स्टेट इज़ नो लॉन्गर ए वेलफेयर स्टेट, एंड दिस इज कॉल्ड चेंज इन द नेचर ऑफ स्टेट फंक्शन, कि स्टेट इज नाउ ओनली कन्फाइंड टू कंपल्सरी फंक्शन, सिर्फ कंपल्सरी फंक्शन कर रहा है, और बाकी सारे फंक्शन जो है दैट इज हैंडेड ओवर टू प्राइवेट सेक्टर और एमएनसीज को दे दिया गया है संभालने के लिए। सो ये भी एक स्टेट अपने लोगों के लिए वेलफेयर काम नहीं कर सकता है। द एंट्री एंड द इंक्रीज रोल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी ऑल ओवर द वर्ल्ड लीड टू रिडक्शन इन द कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट टू टेक डिसीजन ऑन देयर ओन। देखो आज क्या, अगर मान लो गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेता है तो बहुत सारे बाहर के कंट्री इंडिया में पैसा लगा रखे हैं, तो उन लोग इंटरफेयर करते हैं कि अगर उस डिसीजन से मान लो उन कंट्री को नुकसान हो रहा है, तो उस सिचुएशन में वो एमएनसी इंटरफेयर करते हैं गवर्नमेंट के डिसीजन में, और इस तरह से गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन इंडिपेंडेंटली नहीं ले पा रहा है, और मल्टीनेशनल कंपनी जो पैसा लगा रखा है छोटे छोटे कंट्रीज में, डेवलपिंग कंट्री में, वो इंटरफेयर करते हैं। ठीक है, सो इस तरह से हम देखते हैं कि स्टेट का पावर जो है, पहले जो जितना स्टेट फ्री था कुछ भी करने के लिए विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री, अब वो उसमें कुछ ना कुछ तरह से रुकावटें आ रही है, एंड दिस इज कॉल्ड पॉलिटिकली कंट्रीज अफेक्टेड बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेंशन एनी टू पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज, ग्लोबलाइजेशन की वजह से पॉलिटिकली क्या इफेक्ट पड़ा है। देखो ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट इन द इरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी, मैंने पहले भी बता दिया कि स्टेट पहले बहुत कुछ करता था अपने लोगों के बेटरमेंट के लिए, वेलफेयर के लिए, लेकिन अब जो है वो ऐसे एक्टिविटीज जो है ना, ऐसे डिसीजन जो है आर टेकन बाय द स्टेट इन अकॉर्डेंस विद द पॉलिटिक्स एंड प्रोग्राम ऑफ द एमएनसी को ध्यान में रख के ये सारे पॉलिसी प्रोग्राम अब लेना पड़ता है। तो इस तरह से ग्लोबलाइजेशन हैज आल्सो अफेक्टेड द वेलफेयर फंक्शन। अब देखो स्टेट वेलफेयर स्टेट नहीं रह गया है, बल्कि अब वो सारा काम जो है वेलफेयर काम जो है मल्टीनेशनल कंपनीज को या प्राइवेट सेक्टर को दिए जा रहा है। नेक्स्ट है कि ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन टुडे स्टेट्स आर एबल टू एक्वायर बेटर टेक्नोलॉजी। ये एडवांटेज है ग्लोबलाइजेशन का स्टेट के ऊपर, कि ग्लोबलाइजेशन आने की वजह से आज अच्छे से टेक्नोलॉजी इंडिया में आ रहे हैं, और गवर्नमेंट ऐसे टेक्नोलॉजी का एक्सेस हो रहा है, और इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उन लोग सिटीजनशिप के बारे में रिकॉर्ड रख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं, और दे कैन डेवलप बेटर प्रोग्राम एंड पॉलिसी टू गवर्न देयर पीपल, टू एडमिनिस्टर देयर पीपल। अपने लोगों को अच्छी तरह शासन कर सकते हैं अगर उनके पास टेक्नोलॉजी है। तो जैसे मान लो आज कंप्यूटर है या इंटरनेट है, तो इससे हम पता लगता है कितने लोग बाहर से इंडिया में आए हैं, कितने लोग इंडिया से बाहर गए हैं, कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, वो सब हम रिकॉर्ड इजीली मेंटेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। सो दीज कंप्यूटर आर अवेलेबल इन इंडिया और एनी डेवलपिंग कंट्री बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ओनली। तो इस तरह से ग्लोबलाइजेशन आने की वजह से स्टेट पहले से बेटर पोजीशन में है टेक्नोलॉजिकली टू एडमिनिस्टर देयर पीपल, अपने लोगों को शासन करने में। थर्ड क्या है, ग्लोबलाइजेशन हैज अफेक्टेड द नेचर ऑफ स्टेट, दैट इज स्टेट हैज नो लॉन्गर रिमेन ए वेलफेयर स्टेट। मैं समझा चुका आपको, तो वही लिखना है आपको ऊपर जो समझाया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा कि व्हाट आर द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ऊपर वाला था पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज, कुछ पॉजिटिव भी पॉइंट थे उसके अंदर, नेगेटिव भी पॉइंट था, लेकिन अब हम प्योरली बात करें इकोनॉमिक, मतलब जिससे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी पे इफेक्ट कर रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन बेसिकली एन इकोनॉमिक कंसेप्ट। ये एक्चुअली शुरू में जब ग्लोबलाइजेशन डेवलप होता है तो ये हम ये मानते थे कि ये इकोनॉमिक कंसेप्ट है, लेकिन इसका इम्पैक्ट हमें पॉलिटिकली और कल्चरली भी देखने को मिलता है, तो उसको भी हम इंक्लूड किया हुआ है इसके अंदर। इट स्टार्टेड विद इकोनॉमिक मोटिव बट लेटर ऑन इट्स इम्पैक्ट फेल्ट ऑन कल्चरल, पॉलिटिकल एंड सोशल फील्ड में भी देखने को मिलता है। सो हम देखते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज क्या है इसका। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन international organizations like IMF, World Bank have started interfering in the economy of different countries, thereby forcing them to change their economic policy to suit the need of the MNC। देखो इसका बेस्ट एग्जांपल है इंडिया। आपको इंडिया में बताया कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमने 1991 में अडॉप्ट किया था। ये क्यों अडॉप्ट किया था? देखो हमने हमारे पास इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था 90s में, और हमें पैसा चाहिए था। हमें पैसा मतलब फॉरेन एक्सचेंज चाहिए था, जिससे कि हम अपने आप को इकोनॉमिक स्टैग्नेशन से बाहर निकाल सकें।
तो उसलिए हम सब जगह से लोन मांगने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमें लोन मिल नहीं रहा था, क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत सारी जगहों से लोन ले रखा था। तो उस समय वर्ल्ड बैंक ने एग्री हुए कि वो इंडिया को लोन देगा, लेकिन उसने बोला कि ठीक है लोन तो मिल जाएगा, लेकिन आपको कुछ चेंजेस लाना पड़ेगा अपने इकोनॉमी में। और वो चेंजेस जो था, प्राइवेटाइजेशन था, ग्लोबलाइजेशन था और लिबरलाइजेशन था। ये तीन चेंज, एंड दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल चेंजेस दैट वी ब्रॉट और वी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया इन 1991, एंड उसके बाद से हमारा जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। सो सी, दिस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ द आई मीन एमएनसीज। अब आपको लग रहा है वर्ल्ड बैंक और एमएनसी में दोनों फर्क है ना। वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन है, वर्ल्ड एमएनसी जो होते हैं बड़े बड़े कंपनी होते हैं। देखो ये वर्ल्ड बैंक में जितने भी सारे फंड आते हैं ना, वो सारे फंड बड़े बड़े रिच कंट्री से आते हैं। यूएसए से आता है, ब्रिटेन से आता है, फ्रांस से आता है। और इन सारे कंपनी, यूएसए से अगर मान लो फंड आ रहा है यहाँ पे, मोर देन 20% जो इसका फंड है ना वो यूएसए से आता है। तो यूएसए में बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उन लोग गवर्नमेंट को पैसा देते हैं और उन पैसे से वर्ल्ड बैंक चलते हैं या आईएमएफ चलता है। अब क्या है कि एमएनसी बोलते हैं कि इंडिया का मार्केट को ओपन अप करवाने के लिए, और बाद में उनको मौका मिल गया कि इंडिया को पैसा चाहिए था, और वो पैसा दे के उन्होंने ये कंडीशन रखा, और फाइनली हमें उस कंडीशन को मानना पड़ा। सो हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट किया था। ठीक है। सो दूसरा जो पॉइंट हमारा कि economic globalization usually involves greater economic flow among different countries of the world। देखो economic globalization usually involve greater economic flow। economic flow मतलब कि गुड्स और पीपल कैन ईजिली मूव बिटवीन कंट्रीज और एमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। जैसे देखो गुड्स हो गया, सर्विसेज हो गया, कैपिटल हो गया, पीपल हो गया, ये बहुत ज़्यादा मूवमेंट होना शुरू हो गया एमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और ये मूवमेंट कुछ वॉलेंट्री है, कुछ फोर्स्ड है अपॉन अस। जैसे कि वॉलेंट्री मतलब हम चाहते हैं कि बाहर का जो प्रोडक्ट है इंडिया में बिके, जिससे कि हमारे पास चॉइस बढ़ जाए, हम बेटर चीज़ खरीद पाए। और दूसरा जो है कि कुछ चीज़ फोर्स होता है, जैसे कि इंडिया को फोर्स किया गया आईएमएफ के द्वारा या डेवलप कंट्री के द्वारा कि इंडिया भी ग्लोबलाइजेशन के पार्ट बन जाए, और जिससे कि बड़े बड़े कंपनी इंडिया में आकर अपना सामान बेच सकें, पैसा इन्वेस्ट कर सकें। ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड फोर्स्ड वन। द बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज नॉट ओनली सेम एवरीवेयर। तो दूसरी बात है कि जो ऐसा नहीं है कि इसका जो फ़ायदा है वो सब कंट्री को इक्वली मिल रहा है। कुछ कंट्री को ज़्यादा मिल रहा है, कुछ कंट्री को कम मिल रहा है। रिच कंट्रीज़ का फ़ायदा ज़्यादा उठा रहे हैं और जो गरीब कंट्री हैं वो गरीब होते जा रहे हैं। तो ये भी एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। विथ रिगार्ड टू पीपल ओनली स्मॉल, और अगर मान लो कि हम एक कंट्री के अंदर भी देखें तो जो किसको फ़ायदा हो रहा है, जो ओनली जो लोग रिच हैं वो उनका ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं, स्मॉल सेक्शन। गरीब लोग और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। जो लोग पहले गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करते थे एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन के ऊपर, अब वो डिपेंड कर रहे हैं एमएनसीज के ऊपर या प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा प्राइजेज में ये सारे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये एक तरह से गलत हो रहा है गरीब लोगों के लिए। सो ये है आपका। नेक्स्ट है हमारा कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट है। ग्लोबलाइजेशन जो है, those who support globalization argue that it generate greater economic growth and well being of large section। कुछ लोग बोलते हैं कि ग्लोबलाइजेशन आने की वजह से सामान वगैरह एक्सचेंज हो रहा है, दूसरे कंट्री का सामान दूसरे कंट्री में मिल रहा है, इससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, ज़्यादातर लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और अब गवर्नमेंट का कंट्रोल भी प्राइवेट कंपनीज पे कम हो गए हैं, तो इससे प्राइवेट कंपनी भी ग्रो हो रहे हैं, सो उनका भी डेवलपमेंट हो रहा है, कंट्री का भी डेवलपमेंट हो रहा है। कुछ लोग जो बोलते हैं सपोर्ट करते हैं ग्लोबलाइजेशन को, वो ऐसे सपोर्ट करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ज़्यादा ट्रेड होगा कंट्री के बीच में, तो इससे क्या होगा कि जो कंट्री जो चीज़ अच्छा बनाता है वो चीज़ बनाएगा और उसको बेच इंटरनेशनल मार्केट में सेल करके, जो नहीं बना पाता है या जिसका बनाने का कॉस्ट ज़्यादा होता है वो चीज़ बाहर से मंगा लेगा। तो इस तरह से वर्ल्ड ट्रेड होने की वजह से हर कंट्री को बेनिफिट होगा। सो ये कुछ एडवांटेज है ग्लोबलाइजेशन के, इकोनॉमिक एडवांटेज। अब हम नेक्स्ट आते हैं, व्हाट आर द कल्चरल इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कल्चरल यानी कि कल्चर पे क्या इफेक्ट पड़ा, क्या कल्चर। देखो ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट अस इन आवर होम। घर पे देखो, घर पे हम आजकल जितने भी सारे टीवी चैनल देखते हैं वो बहुत सारे इंडिया के नहीं हैं। हम खाते हैं, जो पी रहे हैं या खा रहे हैं, जो हम पहन रहे हैं या जो हम सोचते हैं, इनफैक्ट दैट इज़ डोमिनेटेड बाय वर्ल्ड कल्चर, डोमिनेटेड बाय डेवलप कंट्रीज कल्चर। ड्रिंक में हम आजकल लस्सी या ये सब नहीं पीते, बल्कि कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, कोक पेप्सी पी रहे हैं। कपड़ा जो हम ड्रेसेस वेयर करते हैं दैट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय
फॉरेन कंट्रीज़, वेस्टर्न कल्चर से, व्हाट वी ईट, हम बर्गर पिज्ज़ा खा रहे हैं, इवन दैट इज ऑल्सो, हम क्या सोचते हैं, इवन दैट ऑल्सो अफेक्टेड बाई ग्लोबलाइजेशन. दिस इज कॉल्ड कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. Globalization threat to the culture of many developing and undeveloped countries. It is benefited that it is believed that due to globalization the culture of developing countries are eroding and they are slowly and constantly adopting the dominant culture of developed countries like America and Europe. देखो जिसको बोलते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ कल्चरल ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि बहुत सारे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या अंडर डेवलप कंट्री है उनका कल्चर जो है धीरे धीरे इरोड हो रहा है और वो लोग जो हैं डेवलप कंट्री के कल्चर को अडॉप्ट करें और इससे ये एक तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट है स्मॉलर कंट्री के कल्चर के ऊपर. सेकेंड जो है, कल्चर इज नॉट ए स्टैटिक. कल्चर अच्छा ठीक है, मानते हैं कल्चर चेंज हो रहा है, लेकिन कल्चर कभी भी स्टैटिक नहीं रहा. हमेशा कल्चर अफेक्ट होते रहा है दूसरे कंट्री के कल्चर से जब भी इंटरेक्शन होता है. जैसे कि मान लो इंडिया में बुद्धिज्म शुरू हुआ था बट फाइनली इट स्प्रेड टू जापान, चाइना. क्यों? कल्चरल इंटरेक्शन तो है, कल्चर चेंज होते रहता है. हमने भी बहुत सारी चीज़ उन कंट्री से सीखा है. सो द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एनलार्जेज आवर चॉइसेस. देखो ग्लोबलाइजेशन आने की वजह से हमारे सामने चॉइसेस बढ़ गए हैं. पहले क्या था कि इंडिया में सिर्फ सिर्फ फिएट और एम्बेसडर हुआ करता था. आज कितने सारे कार अवेलेबल है इंडियन मार्केट में. सो दैट इज चॉइस हमारा बढ़ गया है. ठीक है, जैसे पहले मान लो कि हैव चॉइस वेदर टू वेयर जीन्स, या आप कुर्ता कुछ भी पहन सकते हो, पजामा आप कुर्ता पजामा पहन सकते हो या आप कुर्ता जीन्स पहन सकते हो. हम मसाला डोसा भी खा सकते हैं, बर्गर भी खा सकते हैं, पिज़्ज़ा भी खा सकते हैं. सो इस तरह से हमारा ग्लोबलाइजेशन की आने की वजह से हमारा चॉइसेस बढ़ गए हैं. हम अब बेटर पोजीशन में हैं चूज़ करने के लिए एमंग डिफरेंट कमोडिटी एंड सर्विसेज, बट दिस वाज नॉट देयर बिफोर ग्लोबलाइजेशन. सो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव कल्चरल इम्पैक्ट. नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोटेक्शनिज्म. देखो प्रोटेक्शनिज्म मतलब क्या होता है. जब मान लो कि इंडिया जब आज़ाद हुआ था तो इंडिया में कुछ इंडस्ट्री थे छोटे छोटे और ये सारे इंडस्ट्री जो थे उनको प्रोटेक्शन देना बहुत ज़रूरी था. अगर प्रोटेक्शन नहीं दिया था तो ये जैसे मान लो कि हम बोल देते कि बाहर के कंट्री के जो बड़े बड़े कंपनी है वो भी इंडिया में आकर सामान बेच सकते हैं. तो पता है क्या होता, ये जो हमारे इंडस्ट्री थे वो डेवलप नहीं हुए थे. अगर इनको कंपटीशन करना पड़ता बड़े डेवलप कंट्रीज़ के इंडस्ट्री से तो वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि ये अपना सामान ले आकर चीप में बेचते हैं इंडिया में और लोग इसको खरीदते हैं, ना कि हमारा इंडियन गुड्स खरीदा जाता और इस तरह से हमारी इंडस्ट्री धीरे धीरे बंद हो जाता. तो ज़रूरत है हमारी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए और गवर्नमेंट ने ऐसा पॉलिसी अडॉप्ट किया था. टैरिफ हो गया, कोटा हो गया, इम्पोर्ट ड्यूटीज हो गया, जिससे कि बाहर का सामान जब इंडिया में आके बिकता था ना तो महंगा हो जाता था और महंगा होने की वजह से लोग उसको नहीं खरीदते थे, अपने ही प्रोडक्ट को खरीदते थे. इस तरह से हमारा इंडस्ट्री जो था ग्रो होता गया. एंड दिस पॉलिसी दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस टू प्रोटेक्ट देयर ओन इंडिजिनस इंडस्ट्री इज कॉल्ड द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शनिज्म. ठीक है, ये समझ में आ गया आपको, मैंने समझा दिया क्या होता है. प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द प्रोटेक्शनिज्म. देखो जब हमारे इंडस्ट्री को गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट कर रहे थे तो उसमें कुछ प्रॉब्लम था. एक तो था कि जैसे कि बहुत सारे क्रिटिकल सेक्टर होते हैं, हेल्थ हो गया, हाउसिंग हो गया, प्राइमरी एजुकेशन हो गया, वो उस समय गवर्नमेंट इन सारे चीज़ों पे अच्छी तरह से ध्यान नहीं दे पाया, ज़्यादा पैसा एलोकेट नहीं कर पाया. इसकी वजह से जब इंडिया में प्रोटेक्शनिज्म था, जब इंडिया बहुत सारे क्रिटिकल सेक्टर को अपने पास रखा था तो ये सारे उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया. लेकिन प्राइवेट सेक्टर आने के बाद इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ. इंडिया का जो ग्रोथ रेट था प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी यानी कि 1951 से 1991 तक, उस समय जो ग्रोथ रेट था बहुत स्लगिश था, धीरे धीरे ग्रो हो रहा था. एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ प्रोटेक्शनिज्म कि हमारा इंडस्ट्री जो था उतना अच्छे से डेवलप नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उनको पता था कि हमें कंपटीशन करना नहीं है, हम जो भी बनाएंगे वो बिक जाएगा, क्योंकि बाहर के चीज़ पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं, तो लोगों को इंडियन प्रोडक्ट ही खरीदना है. नेक्स्ट है, व्हेन डिड इंडिया अडॉप्ट एनईपी मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. 1991 में, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था आपको, क्योंकि उस समय हमारे पास इकोनॉमिक क्राइसिस था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, हमें लोन चाहिए था किसी भी तरह से अपने कंट्री को स्टैग्नेशन से बाहर निकालने के लिए और क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए. और हम और भी चाहते थे कि हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो फास्ट रेट में हो, तो इसके लिए भी लोन चाहिए था, टेक्नोलॉजी चाहिए था, और इसलिए हमने इसको अडॉप्ट किया था 1991 में.
जिसके बाद हमारा जो कंट्रोल था वो ट्रेड के ऊपर, फॉरेन ट्रेड के ऊपर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर, उसको रिलैक्स हो गया। अब हम इजीली दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड कर सकते हैं। आफ्टर 1991 जब हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट कर लिया था, तो बाहर का कंट्री इंडिया में पैसा लगा सकता है, टेक्नोलॉजी हम बाहर से खरीद सकते हैं आसानी से। सो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी दैट वी अडॉप्टेड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वेयर डिड द WTO मिनिस्टीरियल मीटिंग टुक प्लेस इन 1999, ठीक है, और इसका आउटकम क्या हुआ। देखो WTO का मीटिंग होता है, तो 1991 में जो मीटिंग हुआ था वो मॉन्ट्रियल, सियाटल में हुआ था, सियाटल में हुआ था, USA में। उसके बाद यहाँ पे ना इस मीटिंग में बहुत सारे कंट्रीज थे या ऑर्गेनाइजेशन था जो कि जिनका मानना था कि WTO या ग्लोबलाइजेशन में रिच कंट्री जो थे या डेवलप कंट्री है, उन लोग गलत तरीके अपनाते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट खुद लेके जाते हैं, और डेवलप और डेवलपिंग कंट्री जो अंडर डेवलप और डेवलपिंग कंट्री जो थे उनका कंडीशन पहले से ख़राब होते जा रहा है। तो उस चीज़ को अपोज करने के लिए उन्होंने वहाँ पे इस मीटिंग में उन्होंने अपोज किया था कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस डेवलप कंट्री फॉलो कर रहा है, जिससे कि डेवलपिंग कंट्री का कंडीशन पहले से और ख़राब होते जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा कि व्हाट इज द वर्ल्ड सोशल फोरम, और नेम द ईयर प्लेस वेयर फर्स्ट, 4th and 7th मीटिंग ऑफ वर्ल्ड सोशल फोरम कंडक्ट किया गया था। देखो वर्ल्ड सोशल फोरम इज अनदर ग्लोबल प्लेटफॉर्म, ये एक प्लेटफॉर्म है, जैसे यूएनओ एक प्लेटफॉर्म है ना, जहाँ पे बहुत सारे कंट्री डिस्कस करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। उसी तरह से वर्ल्ड सोशल फोरम भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि ह्यूमन एक्टिविस्ट हो गए, एनवायरमेंटलिस्ट हो गए, लेबर हो गया, यूथ हो गए, वुमेन हो गए, इनके एक्टिविस्ट जो हैं, इनके जो लोग इनको प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रहे हैं, वो लोग उन्होंने अपना वॉइस रेज किया था कि ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से लेबर का, एनवायरनमेंट का कंडीशन ख़राब हो गया, यूथ वगैरह इनका कंडीशन ख़राब हो गया है। देखो फर्स्ट वर्ल्ड सोशल फोरम का मीटिंग जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, पोर्टो एलिग्री में हुआ था, ब्राज़ील में, 2001 में हुआ था। 4 जो था मुंबई में हुआ था, और 7 जो था वो नायरोबी केनिया में हुआ था। ये हमें लर्न करना है। नेक्स्ट है हाउ डिड इंडिया रिस्पॉन्डेड टू ग्लोबलाइजेशन। देखो इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन को कैसे रिस्पॉन्ड किया। अगर ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो इंडिया में ये आज से नहीं सेंचुरी से था, हजारों साल से इंडिया ट्रेड कर रहा है दूसरे कंट्री के साथ। लेकिन ब्रिटिश के समय जो था उन्होंने इस ट्रेड को मैनिपुलेट किया, अपने फायदे के लिए यूज किया। उन्होंने क्या किया कि इंडिया को एक तरह से सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल बना, इंडिया से रॉ मटेरियल लेके जाते थे, अपने यहाँ इंडस्ट्री में वो सारे फिनिश गुड बनाते थे और फिर इंडिया में लेकर बेचते थे। तो इस तरह से इंडिया को उन्होंने ऐसा कन्वर्ट कर दिया कि इंडिया एक सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल बन जाए और इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड बन जाए। हमने फर्स्ट चैप्टर में इसके बारे में पढ़ रखा है। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन, जो मैंने अभी बताया ना कि इंडिया ने अपने इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए पॉलिसी किया, जिसमें कि कोटा और टैरिफ लगाया, कस्टम ड्यूटीज लगा दिया, जिससे कि बाहर का सामान जो है इंडिया में आके ना बिके, अगर बिके भी तो बहुत महंगा बिके, लोग ना खरीदे और इंडियन प्रोडक्ट को प्रेफर करें। और इससे नो डाउट हमें हमारे इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन तो मिला, लेकिन हमारे इंडस्ट्री का जो ग्रोथ रेट हो गया बहुत स्लगिश हो गया, डेवलपमेंट में बहुत इफेक्ट पड़ने लगा, और इससे हमें बहुत क्राइसिस आना शुरू हो गया, बहुत इकोनॉमी धीरे धीरे ग्रो होने गया। बाई 1980 में या 90 में हम देखते हैं कि हमारा इकोनॉमी जो है धीरे धीरे ग्रो होना शुरू हो गया, हमें बहुत सारा लोन हो गया हमारे ऊपर, हमें और पैसा चाहिए था इस कंडीशन से बाहर निकलने के लिए। तो उस समय हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट किया था, एंड फाइनली न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का 3 जो था कि प्राइवेटाइजेशन, जो पहले गवर्नमेंट का कंट्रोल था वो कंट्रोल रिलैक्स कर देना, दैट इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन, और ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है अपने कंट्री का इकोनॉमी को दूसरे कंट्री की इकोनॉमी से कनेक्ट कर देना, और तीसरा जो था कि प्राइवेटाइजेशन, ये जो सिक इंडस्ट्री है, जो इंडस्ट्री गवर्नमेंट नहीं मैनेज कर पा रहा है, उसको प्राइवेट सेक्टर को बेच देना। तो इस तरह से ये सारे कुछ चेंजेज हमारा आया था, और इस तरह से हमने फाइनली अडॉप्ट कर लिया था ग्लोबलाइजेशन 1991 में। नेक्स्ट है व्हाट आर द वेरियस क्रिटिसिज्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन, व्हाई देयर हैज बीन रेसिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन, क्यों ग्लोबलाइजेशन को लोग रेसिस्ट कर रहे हैं। तो एक तो है कि अलग अलग सेक्शन के लोग करते हैं, पॉलिटिकल लेफ्ट हैं, उन लोग क्या बोलते हैं कि कंटेम्प्रेरी ग्लोबलाइजेशन इज ए फेज ऑफ ग्लोबल कैपिटलिज्म। देखो पहले भी कैपिटलिज्म था, लेकिन पहले जो आज जो है इन्होंने रिच कंट्रीज हैं या जो बड़े बड़े एमएनसीज हैं, उन लोग एक तरह से अपना इंडस्ट्री वगैरह फैला रहे हैं और दूसरे गरीब कंट्री के डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं, गरीब कंट्री से पैसा अपने यहाँ लेके चले जा रहे हैं। सो दैट मेक्स द फ्यूअर रिच कंट्री रिचर एंड पुअर कंट्री। सो ग्लोबलाइजेशन की वजह से रिच कंट्री रिच हो जा रहा है और गरीब कंट्री और गरीब होते जा रहा है। और दूसरा क्या है कि वर्किंग ऑफ स्टेट लीड टू वीकनिंग ऑफ स्टेट लीड टू रिडक्शन ऑफ द कैपेसिटी ऑफ स्टेट टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ द पुअर। जैसा मैंने बताया था ना कि स्टेट का जो पावर है वो इरोड हो रहा है, स्टेट जो है अब उस पोजीशन में नहीं रह गया कि अपने लोगों को बचा सके, और इसकी वजह से गरीब जो है उनका कंडीशन और बद से बदतर होते जा रहा है। तो ये भी एक इम्पैक्ट है। ये भी एक
तरह से ग्लोबलाइजेशन को अटैक किया गया। पॉलिटिकल राइट क्या बोलते हैं कि पॉलिटिकल राइट वरी ओवर द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल इफेक्ट। ये बोलते हैं पॉलिटिकल टर्म दे ऑल्सो फियर द वीकनिंग, उनको उनका मानना है कि हमारा स्टेट का जो पावर है वीक हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक में बोल रहे हैं कि हम रिटर्न टू सेल्फ रिलायंस एंड प्रोटेक्शनिज्म इन, कि हमें अपने लोगों को अपने इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहिए, ना कि बाहर के कंट्री का ला के बेचने देना चाहिए। दूसरा ये लोग ये बोलते हैं कि हमें प्रोटेक्शनिज्म का पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए, जिससे कि हमारे इंडस्ट्री प्रोटेक्ट हो सके। सो ये है। नेक्स्ट है कि कल्चरली जो बोलते हैं उनका वरी है कि हमारा कल्चर धीरे धीरे इरोड हो जाएगा और वेस्टर्न कल्चर जो है हम अडोप्ट करने लगे। सो इस तरह से बेसिकली इन लोगों ने ग्लोबलाइजेशन के जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसके ऊपर फोकस करके उसको क्रिटिसाइज करने की कोशिश किया है। हाउ एंड वाई हैज इंडिया रेसिस्टेड टू ग्लोबलाइजेशन, क्यों इंडिया ग्लोबलाइजेशन को रेसिस्ट कर रहे हैं? तो सोशल ये मैंने अभी उससे पहले बताया था आपको कि सोशल ये लेफ्ट क्या बोलते हैं, और जो देखो ग्लोबलाइजेशन रिड्यूस द पावर ऑफ द स्टेट एंड लीव द वर्किंग क्लास एट द मर्सी ऑफ द एमएनसी। जैसे क्या होता है ना, पहले वर्किंग क्लास को गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करता था, यूनियन वगैरह बनाने का परमिशन दे रखा था, लेकिन अब जो है ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड में जो एमएनसी है उनके वहाँ पे आप ट्रेड यूनियन या मजदूर संघ नहीं बना सकते हो और अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तो उन लोगों का हायर फायर सिस्टम, अगर काम नहीं हुआ तो निकाल सकते हैं आप, इंडियन कोर्ट में, लेबर कोर्ट में नहीं जा सकते हो। दूसरा है दे वॉइस देयर प्रोटेस्ट ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज एंड इंडियन सोशल फोरम। पॉलिटिकल पार्टी भी कुछ अपोज करते हैं इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को, इंडियन सोशल फोरम पे भी उसको डिस्कस किया जा रहा है कि ये गलत है। देयर हैज बीन अपोजिशन टू लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन बाय ट्रेड यूनियन एंड फार्मर्स ग्रुप। देखो जो पहले ट्रेड यूनियन थे, बड़े बड़े कंपनी में ट्रेड यूनियन होते थे जो वर्कर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते थे, अब वो ट्रेड यूनियन हटा दिया गया है। तो इन लोग अपोज करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे मल्टीनेशनल कंपनीज क्यों ना हो, बाहर के कंपनीज क्यों ना हो, वहाँ पे उनको यूनियन बनाने का परमिशन मिलना चाहिए और वर्कर्स का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का परमिशन मिलना चाहिए। राइट पॉलिटिकल पार्टीज, देखो देयर आर ऑपोजिशन, सो दे आर ऑपोजिंग ग्लोबलाइजेशन एज इट हैज वेरियस कल्चर। तो इन लोग एक तरह से बोल रहे हैं कि टीवी चैनल वगैरह, फॉरेन टीवी चैनल चल रहे हैं, सेलिब्रेशन ऑफ, आपका पता है कि बहुत सारे ऐसे सेलिब्रेशन होते हैं जो कि इंडिया के कल्चर को अफेक्ट करता है, और ये सब चीज़ से हमारा कल्चर जो है धीरे धीरे इरोड हो रहा है और हमारे कल्चर में प्रॉब्लम आ रहा है। हमारा कल्चर जो है वो ग्लोबल कल्चर से अफेक्ट किया जा रहा है और हमारा कल्चर इरोड हो रहा है धीरे धीरे। तो इसके लिए कुछ लोगों ने इसके खिलाफ भी रेज किया है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।